नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7th ज्योग्राफी लेसन है 3। टॉपिक है हमारी बदलती पृथ्वी। आज हम लोग इसको अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और इम्पोर्टेंट जहाँ पे होगा उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्थल मंडल के अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल जो है बहुत प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। कैसे घूमती रहती है? धीमी गति से। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स। क्या कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल मतलब एक्सोजेनिक फोर्स। मतलब इंटरनल वाला को क्या कहते हैं? अंतर्जनित। और बाह्य वाला को कहते हैं क्या? सतह वाला को बाह्यजनित कहते हैं। ठीक है, जो चित्र 3.1 में हम लोग देखेंगे। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी आकस्मिक गति जैसे कि भूकंप आ गया, ज्वालामुखी हो गया, तो कभी भी वो कुछ घटना कर सकता है। तो कभी धीमी गति, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। मतलब ये अंतर्जनित बल के कारण ही भूकंप में कभी कभी कुछ उत्पन्न हो जाता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उसी के कारण से। चलिए ये संरचना को देखेंगे, पहले इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। क्या आप जानते हैं? एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर के तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली ऊपर उठती और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। कहने का मतलब है कि कोई एक गोली लीजिए, उसको जब गर्म पानी में उबालेंगे तो वो क्या करेगा? वो पिघल के नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, वो तो उसी तरह हमारा पृथ्वी है, मैग्मा भी का भी यही काम होता है। जब वो लिक्विड रूप में रहता है तो बाहर भी निकल सकता है, या तो उसके अंदर जब वो ठंडे होकर जम जाता है तो उसी तरह वो परत का निर्माण करता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पृथ्वी की गतियां अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल। इसमें क्या क्या होता है? अंतर्जनित में देखते हैं। अंतर्जनित में क्या होता है? आकस्मिक बल, पटल विरूपण, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, पर्वत निर्माणकारी बल। मतलब भूकंप आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब अंतर्जनित बल में आएगा। और बाह्यजनित में क्या होगा? अपर्दन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और क्या है? हिमनद। मतलब जो ये बाहर की ओर वाला है और ये अंदर की ओर है, इन है, ये आउट है। ठीक है, दोनों का दो काम है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है? ये स्थलीय मंडल प्लेट। भूपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती है
जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागर की सतहें टिकी है। चलिए इसको भी देखते हैं क्या है। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या है इसको देखते हैं। ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। मतलब पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। चलिए इसको देखते हैं, ज्वालामुखी को समझते हैं क्या है। ये जो 3.2 है ये एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में एक आग की तरह लिक्विड निकलता है ज्वालामुखी से। चलिए देखते हैं क्या है। ये नीचे वाला परत जो है ये मेंटल कहलाता है और उसके वाले परत को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो नीचे से रेड वाला निकल रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्या, लावा, आग का लिक्विड रहता है। और निकासी वेंट, ये जो जिधर से ऊपर की ओर निकलता है नाला टाइप का उसको हम लोग कहते हैं वेंट। क्या कहते हैं, निकासी या तो वेंट भी बोलते हैं। और ये जो सबसे ऊपर वाला जहाँ से निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं, क्रेटर। और उसके बाद वो ठंडा होने के बाद जो लिक्विड निकलता है उसको ठंडा होने के बाद ये गैस हुआ राख होता है। ठीक है, यही है ज्वालामुखी का भाग क्या क्या होता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं शब्द उत्पत्ति में कुछ। एंडो अंत, एंडो और एक्सो। एंडो मतलब अंत और एक्सो मतलब बाह्य, प्लस जेनिक उत्पत्ति होता है। एंडोजेनिक एक्सपोजेनिक दोनों इसी से मिला हुआ है। ठीक है, चलिए और इसको भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे क्रियाकलाप में। एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं अपने ढक्कन के ऊपर रखी है जो वस्तुएं ढक्कन अपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। चलिए इसको भी अब देखते हैं क्या है यहाँ पे। इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति के कारण गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। मतलब जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, जहाँ से जनरेट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अब उद्गम केंद्र, मतलब जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसे निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब जहाँ से हुआ मतलब जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ उसके चारों तरफ जो सर्कल बनेगा उसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगे के रूप में गमन करती है। वहाँ से जो केंद्र, पहले उद्गम केंद्र फिर अधिकेंद्र, मतलब वो क्या करेगा, चारों तरफ तरंगों के से गमन करेगा। अधिकेंद्र के निकटतम भाग सर्वाधिक हानि होती है। जहाँ पे अधिकेंद्र है उसके लोकल एरिया में बहुत हानि होगा, क्योंकि वहीं से भूकंप स्टार्ट हुआ है तो वहाँ थोड़ा सा तो गड़बड़ करेगा ही। एक अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब ज़्यादा दूर तक फैलने के बाद उसका पावर हो जाता है ना, तीव्रता, वो कम हो जाता है। और नज़दीक में तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी होगा। चलिए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ब्लर क्यों दिख रहा है भाई। चलिए इसको देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी तरंगे होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 3 प्रकार की होती है। कौन तरंगे, तो पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे।
कौन कौन से होते हैं? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंग है, क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। एल तरंग अथवा पृष्ठीय तरंगे, इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे, इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रश्न पूछ दे कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं भूकंपीय तरंग, तो 3 प्रकार का। कौन? तो पी एस एल। ठीक है, पी हो गया अनुदैर्ध्य और एस हो गया अनुप्रस्थ और एल जो हो गया दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। क्या है? 3.3 चित्र। एक भूकंप की उत्पत्ति कैसे होता है, कैसे फैलता है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, उद्गम केंद्र उसको कहते हैं जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ठीक है, वह उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है। अब भूकंपीय ऊर्जा को उद्भव केंद्र कहते हैं। जो भूकंपीय ऊर्जा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूकंपीय केंद्र। चलिए, ये है, मान लेते हैं यहाँ पे ये भूकंप स्टार्ट हुआ है, यहाँ से इसको ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, जो जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ, अब ये जो चारों तरफ फैलेगा ऐसे ऐसे, उसको क्या कहते हैं? भूकंप तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती। जहाँ पे वो जो होता है ना प्रॉपर्टी, प्लेट सीमा जो धरती का होता है, अगर वो जहाँ पे नॉर्मल होगा वहाँ तक फैल जाएगा, तो ये इसको क्या कहते हैं? प्लेट सीमा। ठीक है, जहाँ नॉर्मल होगा, दलदली टाइप का होगा, वहाँ पे ज़्यादा जल्दी फ्लो कर जाएगा वो। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, कहने का मतलब है भूकंप का कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि कब आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, भूकंप कभी भी आ सकता है या तो नहीं भी आएगा, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हैं तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। अगर हम पहले से रेडी रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे, तो हम लोग उसको भूकंप की तीव्रता को कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना को अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों की धरातल पर आना। मतलब ये सब जानवर जो है ना, वो सबको पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ दुर्घटना होने वाला है, तो वो लोग जो स्थानीय लोग हैं वो इसके एक्टिविटी से भी पकड़ सकते हैं कि जानवर जो है ना थोड़ा उसका एक्टिविटी में परिवर्तन आ जाएगा, वो लोग को थोड़ा पहले से ही महसूस होने लगता है। तालाब में मछलियाँ उत्तेज मतलब इधर उधर उछलने कूदने लगेगा, भागने लगेगा। सांपों को, जैसे सांप क्या रहता है, बिल वगैरह में रहते हैं या कहीं पे रहते हैं, तो उसको भी फील हो जाता है, वो क्या करते हैं, वो धरातल पर आ जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो ये लोग को पता चल जाता है। चलिए, ये कह रहे हैं 3.4 नंबर, ये देख लीजिए। ये गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। जब गुजरात में भूकंप आया था तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग और घर वहाँ पे तहस नहस हो गया था। ठीक है, और ये क्या है? भूकंप के एक वस्तुस्थित अध्ययन। भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन देखते हैं। पहले फर्स्ट नंबर में क्या है? फर्स्ट नंबर में भुज में भूकंप के झटके। क्या क्या हुआ था? 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप था। 2 नंबर देखते हैं। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका भूकंप आने से। तीसरा नंबर देखते हैं। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद ही हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने कारण हालत चिंताजनक। 4th नंबर, भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अविरोधित हो गए। मतलब 6.9 रिएक्टर स्केल पर भूकंप को मापा गया था, बहुत हैवी भूकंप था, जो कि वहाँ की सारा कुछ को तहस नहस कर दिया गया था।
5 का नंबर देखते हैं। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। 6 नंबर, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकाल स्थिति में घोषणा की। 7 नंबर, मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट को सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। मतलब जितने भी वहाँ की दिक्कत हो गया, वहाँ की खाना पीना, ट्रेन, फोन लाइन, जल पाइप, बिजली, खदान, सब कुछ तहस नहस हो गया, उसकी भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री गुजरात के वो केंद्र सरकार से कुछ पैसा का डिमांड किए, मतलब सहायता, हेल्प मांगे। चलिए इसको भी देखते चलते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसको भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप लेखी। मतलब भूकंप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप लेखी। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। उसका जो कितना तीव्रता है, कितना स्पीड से आया है, या भूकंप नॉर्मल है या ज़्यादा है, तो उसका मापने का क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल कहते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होती है। मतलब 2.0 के पास रिएक्टर स्केल में मापने पर वो भूकंप से कुछ तबाही नहीं होगा, किसी को भी नुकसान नहीं होगा। और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 है और वह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। 5 अगर 2 है तो कुछ नहीं होगा, 5 है तो वहाँ से वो वस्तु को क्षति पहुंचा सकता है, घर द्वार को गिरा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 है अथवा उससे अधिक होती है तो वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। कहने का मतलब है 2 तक है तो कुछ नहीं है, 5 आया तो वस्तु को थोड़ा मोड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, और 6 है वो भी अधिक शक्तिशाली हो गया, 7 आ गया तो विनाशकारी ही है, वो तो कुछ भी कर सकता है, पूरा पलट सकता है वो कुछ भी। ये है भूकंप लेखी यंत्र जिससे भूकंप को मापा जाता है। चलिए अब इसको भी देखते चलते हैं क्या है यहाँ पे। क्रियाकलाप। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन है। पढ़ें, इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? बेंच डेस्क के नीचे घुस जाएंगे, बैठ जाएंगे। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप जब आए तो उससे बचने की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, मतलब कहाँ जाएं, कहाँ पे शरण लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे चले जाएं। दीवार के अंदरूनी कोने में चले जाएं। किनसे दूर रहना है? तो आग वाले स्थान से दूर रहना है। चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण, तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। पहले से तैयारी कैसे करें भूकंप का? तो अपने दोस्तों एवं परिवार सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। चलिए मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों का दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। क्या चीज़ के टूटने से होता है? तो शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं।
अपर्दन व निक्षेपन के यह प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि पर भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। मतलब नदी से जो पानी नदी के जल दृश्य भूमि के अपर्दन जब नदी से खड़े ढाल से मतलब ऊंची स्थान से नीचे की और अधिक कठोर शैल या खड़े ढाली वाली घाटी गिरती है, दूर से गिरती यह जलप्रपात बनाती है। यह एक जलप्रपात का दृश्य है। इधर भी इसको देखते हुए चलते हैं। क्या आप इसको, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। विश्व में तो बहुत सारे छोटे बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है विश्व का जलप्रपात वो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है। ठीक है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये भी एक जलप्रपात है। जलप्रपात का मतलब है कि नदी तालाब जो भी है उसका बहुत ऊंचे रूप से नीचे की ओर पानी का आना। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी जो होता है मैदानी क्षेत्र में मतलब फील्ड तौर में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मतलब मोड़दार इसलिए बहने लगती है कि उधर जिसको उधर उसको रास्ता मिल गया उस टाइप वो लोग शुरू हो जाते हैं जाना। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प किसको कहते हैं? नदी को टेढ़े मेढ़े जो मोड़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पे लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाते हैं। इसलिए होता है कि वहाँ की मिट्टी थोड़ा ढीला पड़ जाता है और वहाँ पे क्या होता है, कटाव होते रहता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं और जिसे चाप झील भी कहते हैं। पूछ दे कि चाप झील किसको कहते हैं, तो वो जो टेढ़ा मेढ़ा विसर्प है ना नदी का, वो रास्ता में जो अगल बगल होते हैं टेढ़ा मेढ़ा, वो कभी कट के बीच में बीचों बीच कट जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, जैसे कि मान लेते हैं ऐसे 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 नदी है, ठीक है। अब ये यहाँ से ऐसे जो गया हुआ है, अब ये यहाँ से ऐसे गया हुआ है तो ये डायरेक्ट जो है ना, कभी कभी होता है कि ये भी लूज हो गया मिट्टी धीरे धीरे, बस ये पानी डायरेक्ट यहाँ से ही शुरू हो जाता है। और जो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र बच जाता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। ठीक है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसे मिट्टी पदार्थ का अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? वो छोटा मिट्टी और अन्य पदार्थ जो आता है उसको क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाते हैं। अनेक धाराओं में विभाजित हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा डायग्राम के अनुसार से क्या है ये। तो बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृत, जब बाढ़ आता है तो मैदानी क्षेत्र में क्या होता है? नदी का प्रभाव चालू हो जाता है। और जब नदी का प्रभाव चालू होता है तो उसमें देखिए कैसे कैसे क्या होता है।
क्या हो गया, जैसे कि बाढ़ का मैदान है, ठीक है, यहाँ से पानी, नदी का पानी आना शुरू हो गया। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, क्या इसमें पिंक कर लेते हैं। चलिए, ये नदी का पानी आना शुरू हो गया, ठीक है। ये मोड़, इसको हम लोग विसर्प कहते हैं, अगल बगल जो भूखलन होता है, ये तट हो गया। और चाप झील किसको कहते हैं, तो चाप झील जो ये बीच में जो एक ऐसे करके बन जाएगा या ऐसे करके ये बन जाएगा, तो चाप झील वो हो गया, बीच में जो रह गया कुछ भी, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। विभाजित धाराओं में विभाजित हो जाती है, क्या होता है, विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। क्या कहते हैं, वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों को संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा व और कौन है, ताप्ती है, जो कि डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ, इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपनी मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने का अवसाद संग्रह को डेल्टा का निर्माण करता है। अब देखिए डेल्टा कैसे हुआ, ये मुख्य नदी है, ऐसे ऐसे निकला, ये वितरिका है, ठीक है, ये बच के इधर क्या हो गया, ये डेल्टा का निर्माण कर देते हैं। चलिए और क्या है, ये समुद्र, समुद्र समुद्र तरंग के कार्य, समुद्र तरंग के कार्य, समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण, समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है। समुद्री तरंग का अपर्दन एवं निक्षेपण समुद्री तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। क्या होता है, दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठते हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्रीय तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, क्या है, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ये तटीय महराब है, ठीक है, ये समुद्रीय गुफा है, ये स्टॉक है। मतलब धीरे धीरे बनते बनते बन जाता है, फिर इसमें तटीय महराब हो जाता है, समुद्री गुफा हो जाता है, फिर इसका धीरे धीरे छत सब सारा उड़ जाता है। अब हिमनद, अब क्या है, हिमनद के कार्य, हिमनद के कार्य, हिमनद का क्या कार्य है, थोड़ा इसको देखते हैं। हिमनद के कार्य, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद जो होता है और हिमानी जो है तो बर्फ की नदियां होती है। क्या चीज की नदियां होती है, बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलासमी मिट्टी और पत्थरों का अपरदित कर देती है, और गोलासमी मिट्टी एक पत्थरों से भूदृश्य का अप्रदान करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद या हिमोड़ का निर्माण करते हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये हिमनद वाला, ये है हिमनद का फिगर। पवन के कार्य क्या है, इसको भी थोड़ा देखेंगे। पवन के कार्य,
क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन, अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, उनमें सामान्य छत्रक शैल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग अपेक्षा निचले भाग की आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। चित्र 3.10 में देखेंगे। जब बालू कण में महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उड़ाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब यह बालू कण विस्तृत छोटे निक्षेप हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो चीन में पाए जाते हैं। इसका फिगर देख लेते हैं। ये है, क्या है ये? बालू के टिब्बे। कैसे बन जाता है? तो छोटे छोटे महीन दानों को हवा द्वारा उड़ाए ले जाते हैं और वो छोटे बालू टिब्बे का निर्माण करते हैं। चलिए, अब कुछ प्रश्न है, इसको कर लेते हैं हम लोग। प्रश्न है 2 नंबर। कह रहे हैं कि सही उत्तर चिन्हित कीजिए। कौन नंबर प्रश्न है? इनमें से कौन सा समुद्री तरंग विशेषता नहीं है? समुद्र की तरंग की विशेषता नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सेल। ख नंबर, हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिमनद का क्या होता है? हिमोड़ होता है। गो नंबर, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी होता है, वलन होता है, बाढ़कृत मैदान होता है, क्या होता है? तो गो का हो जाएगा 1 नंबर, ज्वालामुखी और भूकंप, ये सब आते हैं। छत्रक शैली पाई जाती है कहाँ? अभी तुरंत पढ़े थे। छत्रक शैली कहाँ पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान में। चाप झील यहाँ पाई जाती है कहाँ? चाप झील कहाँ पाई जाती है? तो नदी घाटी में। ऐसे ऐसे नदी आए और ये बीच में जो बन गया उसको क्या कहते हैं? चाप झील। चलिए, अब कुछ प्रश्न है। 3 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाएं। अब इसको मिलान करना है। कैसे मिलान होगा देखते हैं। हिमनद क्या थे? तो हिमनद क्या थे? बर्फ की नदी को हम लोग क्या कहते हैं? हिमनद कहते हैं। विसर्प क्या थे? तो एक कठोर स्तन शैल थे। क्या थे? कठोर। विसर्प क्या थे? कठोर स्तर शैल, मतलब विसर्प इसी को ना कहते हैं। जब नदी ऐसे ऐसे आया और ये सब जो होता है, ये इसको क्या हम लोग कहते हैं? विसर्प कहते हैं। पुलिन क्या है? पुलिन क्या है? तो एक समुद्री तट है। बालू टिब्बा क्या है? बालू टिब्बा क्या है? तो बालू टिब्बा एक क्या है? रेगिस्तान है। जलप्रपात क्या है? जलप्रपात क्या है? तो एक नदियां का मिलाप से बनता है। भूकंप क्या है? भूकंप क्या है? तो पृथ्वी का कंपन। चलिए, ये मिलान हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया। ये क्लास 7 का ज्योग्राफी, भूगोल का ये अध्याय था 3, हमारी बदलती पृथ्वी, जो कि आज हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 होगा, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।